सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में पार्ट 4 का एक टॉपिक है जो कि आपकी बुक की प्रश्न संख्या नंबर 93 पर दिया गया है। इसमें एक कॉलम आया है आपका कि कागज, गेनिजा अभिलेख और इतिहास कि इस्लामिक एरियाज़ या इस्लामिक क्षेत्र में कागज कैसे बना और कागज़ को वास्तव में किस राष्ट्र ने, किस देश ने बनाया था, उसके बारे में इसके अंदर इस जानकारी लेंगे। गेनिजा अभिलेख, एक शब्द आया है गेनिजा। गेनिजा से तात्पर्य होता है सीलबंद कमरा, ठीक है। और तीसरा है इतिहास कि इन सब के इतिहास के बारे में हम समझेंगे। इससे इतिहास को हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो देखिए, हम समझते हैं कि कागज़ का वास्तविक आविष्कारक देश कौन सा था और वो जो है इस्लामिक देशों में कैसे पहुंचा और किस प्रकार से उन्होंने बाद में कागज़ बनाया, तो उसके इतिहास के बारे में समझते हैं। तो कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। प्रसार अर्थात फैलाव, ठीक है, किसी चीज़ का फैलना यानी बढ़ना। तो यहाँ पे जब कागज़ बना तो व्यापक रूप से जो इस्लाम जगत के द्वारा वहाँ पे विभिन्न विद्वान जो थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखनी प्रारंभ की। अपने धर्म से संबंधित या अनेक काव्य खंडों से संबंधित, चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, हर क्षेत्र से संबंधित उन्होंने पुस्तकें लिखनी प्रारंभ की। और ऐसी स्थिति में जब उनके पास कागज़ सहूलियत हो गई तो कागज़ पे हर चीज़ है वो आसानी से लिखी जा सकती थी और फिर जो है उन रचनाओं का फैलाव या प्रचार प्रसार होने लगा। कागज़ लीलन से निर्मित, लीलन जो है उससे बनाया जाता था और ये चीन से आया था। सर्वप्रथम कागज़ जो बना था वो चीन से बना था, ठीक है, चीन में आया था। चीन जो कि एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जहाँ कागज़ बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया था। अब चीन ने प्रथम बार कागज़ बनाया था और ऐसी स्थिति में जो कागज़ बनाने की प्रक्रिया थी वो चीन वासियों ने बहुत ही गुप्त तरीके से रखी थी। वो विश्व को इस चीज़ को नहीं सिखाना चाहते थे या उनकी आय का स्रोत ही बनाकर उसको रखना चाहते थे, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को काफ़ी सावधानी से गुप्त रखा था। और 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। पहले युद्ध होते थे, नॉर्मल सी बात थी, और ऐसी स्थिति में 751 में समरकंद और चीन के शासकों के मध्य युद्ध हुआ। तो ऐसे में इस्लामिक प्रशासक जो भी था उस समय, उसने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। और फिर उन बंदी आक्रमणकारियों में से कुछ ऐसे जो थे जो कागज़ बनाने की कला में निपुण थे, निपुण यानी जानकार थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज़ निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। उन 20,000 आक्रमणकारियों में से जो भी कागज़ बनाने में होशियार थे, कुशल थे, उससे इन इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे उन्होंने उससे उस विद्या को सीखा और उन्हें इस विद्या को बनाने हेतु प्रेरित किया। और फिर इस्लामिक देशों में या समरकंद, खास तौर से समरकंद के अंदर भारी मात्रा में कागज़ है वो बनने लग गया, ठीक है। और इस प्रकार से कागज़ बहुत अधिक मात्रा में बनना शुरू हो गया और फिर विश्व के अनेक देशों में इसका जो है निर्यात होने लग गया। चूँकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है, यानी कोई एक ही उसका जानकार हो या एक ही देश उसके बारे में जाने नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं कहता है। तो ऐसे में समरकंद से जो जितने भी बाहरी इस्लामिक हिस्से थे, इस्लामिक क्षेत्र थे, उनको भी ये सारी जानकारी है वो कागज़ कैसे बनाया जाता है वो सिखाई गई। इसलिए कागज़ इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बनाया जाने लगा कि बाकी के लोगों को भी कागज़ बनाने की प्रक्रिया है वो सिखाई। और फिर इस्लाम का जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जहाँ जहाँ अनेक प्रशासक या अनेक लोग थे, वहाँ पे भी कागज़ है वो आसानी से बनाया जाने लगा। तो इस्लामिक क्षेत्र में कागज़ है वो भारी मात्रा में बनाया जाने लगा था। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पेपायरस का स्थान ले लिया। पेपायरस जो कि मिस्र में नील नदी के वहाँ पे एक प्रकार का पौधा होता था जिससे जो है कागज़ बनाया जाता था, पेपायरस के पौधे से, तने से। लेकिन जो वास्तविक जो कागज़ जो वर्तमान में हम रूप देख रहे हैं उसका जो अपभ्रंश रूप है वो सबसे पहले चीन ने बनाया था।
और इस प्रकार से उससे पूर्व जो चलता था वो कागज है वो पेपायरस नामक पेड़ के तने से बनता था और लेखन सामग्री में इसका उपयोग किया जाता था। तो अब जो ये कागज नया जो बनने लगा था तो 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक आते आते इसने पेपायरस का स्थान है वो ले लिया था। पेपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेपायरस क्या है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मिल जाएगा इसकी जानकारी। देखिए कि एक ऐसी लेखन सामग्री था जिससे एक ऐसे पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत से उगता था। नील घाटी मिस्र में, ठीक है, जहाँ नील नदी बहती थी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कागज की मांग बढ़ गई और अब्द अल लतीफ़ जो बगदाद से आया हुआ एक चिकित्सक था, अब्द अल लतीफ़ जो है, जो एक चिकित्सक था, उसने लिखा है कि, और वो मिस्र का निवासी था, वो लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे हुए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह से लूटा था। यानी जो चीन का जो कागज था, जो बाद में इस्लामिक देशों ने इसे बना लिया था, और एक समय कागज की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे जो मम्मियाँ होती थी, जो डेड बॉडीज जो होती थी, जिन्हें विशेष प्रकार से मसालों से लेप कर सुरक्षित रखा जाता था, उन शवों को, इसके पीछे धारणा थी कि एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा पुनः उस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और वो शरीर पुनः जीवित होगा, ऐसा मिस्र वासियों का मानना था। तो वो पुराने जो शरीर था, जो मरा हुआ शरीर था, उसे विशिष्ट प्रकार के मसालों से लेप कर उसे सुरक्षित रखते थे और उस पर उसकी पहचान के लिए कागज़ का प्रयोग है वो किया जाता था, जैसे नाम, एक तरह से नेम प्लेट के रूप में उस पर उसकी नाम वगैरह, उसका समय काल या उसके बारे में नॉर्मल जानकारी है वो कागज़ों के ऊपर लिखी जाती थी। तो एक समय जब कागज़ की बहुत अधिक मांग बढ़ गई वहाँ पर, तो वो चिकित्सक ये लिखता है कि, जिसका नाम है अब्द अल लतीफ़, वो लिखता है कि 1193 में से 2007 तक मिस्र का वो निवासी था और मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे हुए लिनन से बने हुए आवरण को प्राप्त करने के लिए कब्रों को लूटा। यानी उन्होंने कब्रों को भी लूट लिया ताकि वे लिनन आवरणों को कागज के कारखानों को बेच सके। यानी वो अपनी आमदनी का जरिया उसे बनाना चाहते थे और इस हिसाब से उन्होंने विभिन्न मम्मियों से कागजों को लूट कर अपना पैसा कमाना चाहते थे। तो उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को भी अंजाम दिया। कागज की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया कि अब कागज है वो यहाँ पे भी बनाया जाने लगा था। तो ऐसे में अब हर जगह कागज इस्लामिक देशों के अंदर मौजूद था और ऐसी स्थिति में अब वो हर प्रकार की सामग्री को इन कागज़ों के ऊपर उतार सकते थे, अपने लेखनों को उस पर उतार सकते थे। विभिन्न प्रकार की जो ज्ञान की बातें हैं वो इन कागज़ों पे उतार सकते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में इन कागज़ों का उपयोग है वो कर सकते थे। तो कागज़ यहाँ पे बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी हो गया था। 1896 यानी कि 1896 में फुस्तात, जो कि पुराना काहिरा मिस्र का देश राजधानी में, बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे में, देखिए गनीजा एक शब्द आया है, तो गनीजा का अर्थ होता है सीलबंद कमरा, यानी पैकिंग कमरा, गुप्त कमरा जिसे कह सकते हैं। गनीजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया जाता है, कि मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह है वो मिला है। कि एक यहूदी प्रार्थना भवन का एक कमरा जो काफ़ी समय से बंद था, सीलबंद था, यानी लॉक था, और जिसे वहाँ की भाषा में गनीजा या गनीजा कहा जाता है, उस कमरे के अंदर जब उसे खोला गया तो वहाँ पे जो है यहूदी धर्म से संबंधित दस्तावेजों के बारे में विशाल जानकारी के स्रोत मिले, संग्रह मिला। और ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे हुए थे कि ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, यानी ये महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और ऐसे में वो उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। तो उन्होंने उसे सीलबंद, यानी एक तरह से लॉकर के रूप में सीलबंद कमरे, जिसे गनीजा के नाम से जाना जाता था, उसमें उसको सुरक्षित है वो रख दिया था। इसके पीछे कि वो उसे दस्तावेजों को सुरक्षित ही रखना चाहते थे, नष्ट नहीं करना चाहते थे, जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ। यानी उनका ये मानना था यहूदी धर्म के लोगों का कि जिसमें भी ईश्वर का नाम आया हो, जिस कागज़ के ऊपर भी परमेश्वर का नाम आया हो, उस कागज़ को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो धर्म के प्रति
कट्टरता, धर्म के प्रति प्रबलता का भाव है यहाँ दिखाई दे रहा है। गेनिजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियाँ और उनके टुकड़े थे। पांडुलिपियाँ एक शब्द है, पांडुलिपि। पांडुलिपि अर्थात हस्तलिखित, ठीक है। हस्तलिखित जो लेख होते हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। तो हाथों से जो लिखा हुआ, वैसे भी प्राचीन समय के अंदर कलम नहीं होती थी, तो अब तो छापने की प्रक्रिया जो होती थी तो छापा जा सकता है, लेकिन पहले जो भी मुख्य दस्तावेज वगैरह होते थे, जो भी जानकारी के स्रोत होते थे, उन्हें बिल्कुल बाकायदा हाथों से लिखा जाता था। तो पांडुलिपियों के अनेक टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी थी, यानी काफ़ी प्राचीन समय से संबंधित पांडुलिपियाँ भी वहाँ पर मिली थी उस सीलबंद कमरे के अंदर। अधिकांश सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की थी, यानी 10वीं, 11वीं, 12वीं से 400 सालों तक का इतिहास है उस गेनिजा के अंदर है, या सीलबंद कमरे के अंदर है, वो भरा पड़ा था। अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की थी। उस समय के जो फातिमी खिलाफत आई थी, अयूबी खिलाफत आई थी, मामलुक खिलाफत आई थी, उस समय के दस्तावेजों को यहाँ पे गेनिजा के अंदर सुरक्षित डाला गया था, जो कि यहूदी धर्म से संबंधित था। इनमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र भी मौजूद थे, यानी बहुत कुछ सामग्री थी जिसमें पत्र भी थे। संविदा यानी कि कुछ न कुछ प्रकार की कोई न कोई जानकारी के बारे में, या विधान जो भी कह सकते हैं। दहेज से जुड़े वाद, यानी ऐसे मामले भी थे जिसमें दहेज और बिक्री दस्तावेज, यानी जो बेचा खरीदा गया वो। धुलाई के कपड़ों की सूचियाँ, यानी धोबी को दिए गए या जो भी कपड़े धुलाए गए थे उसकी सूची, उसकी लिस्टें भी उसके अंदर शामिल है, और अन्य कई मामूली चीज़ें भी इसके अंदर शामिल थी। तो फिर जिसका उपयोग समुचे मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहूदी समुदायों द्वारा आमतौर पर किया जाता था, यानी यहूदी समुदाय की जानकारी की ये महत्वपूर्ण स्रोत है जो गेनिजा के अंदर मिले गए, जो 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो भी अभिलेख मिले हैं, जो मुख्य पांडुलिपियाँ वगैरह मिली है, तो वो यहूदी धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी देती है। तथा यहूदी भाषा, अधिकतर दस्तावेज अरबी और यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे। मिश्रित भाषा है इसमें। ये शब्द जो है हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप था, जिनका उपयोग समुचे मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यहूदी समुदायों द्वारा आमतौर पर किया जाता था। यह बोलचाल की भाषा जो यहूदियों की थी, उस भाषा का वर्णन है इन जो है दस्तावेजों में किया गया था। गेनिजा दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं, कि उसमें निजी बातें भी कई लिखी गई थी, क्योंकि इसमें कई ऐसा नाम भी आया है कि दहेज से जुड़े वाद, धुलाई के कपड़ों की सूचियाँ, ये सब निजी चीज़ें हैं, पत्र वगैरह है। तो ये और इसके अलावा आर्थिक अनुभव कि जिसमें खरीदा गया, बेचा गया, जो लाभ हानि, उसके बारे में भी उसमें अनुभव जो है वो इन दस्तावेजों के अंदर मुख्य रूप से मिलता है। और भूमध्य सागरीय और इस्लामिक संस्कृति का अंदरूनी जानकारी भी बताते, क्योंकि ये जो लिखे गए हैं वो विभिन्न शासकों के समय में लिखा गया है, चाहे वो फातिमी खिलाफत हो, अयूबी खिलाफत हो या मामलुक काल की खिलाफत हो, उस दौरान इसे लिखा गया है। तो ये यहूदी, जिन्हें धिम्मिस कहा जाता था, यहाँ इस्लामिक प्रदेशों में रहने वाले क्षेत्रों के अंदर, जिन्हें जजिया नामक धार्मिक कर अदा करना पड़ता था, तो यहाँ पर वो लोग इस आधार पे सुरक्षित रहते थे, जजिया कर के आधार पे, या उन्हें अल्पसंख्यक या धिम्मिस मानकर उन्हें सुरक्षा है शासकों के द्वारा प्रदान की जाती थी। तो उन्होंने यहाँ पर उसके बारे में लिखा है। तो वो सिर्फ अपनी धर्म या अपनी ही जो है महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देते, बल्कि इस्लामिक संस्कृति की अंदरूनी जानकारी भी ये गेनिजा के जो अभिलेख है वो बताते हैं। ये दस्तावेज बताते, इन दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों के व्यापारिक कौशल, वाणिज्यिक तकनीकें उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। इसमें उन दस्तावेजों के माध्यम से ये भी बताया गया है कि यहाँ के व्यापारी काफ़ी कुशल थे, उनकी अनेक प्रकार की उनको जानकारी आती थी, व्यापार करने के तरीके आते थे, वाणिज्यिक तकनीकें आती थी, व्यापार करने के नए नए तरीके उनको आते थे। और यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में, प्रतिपक्षी यानी यूरोप और इस्लामिक जगत का व्यापार है वो होता था, और इस व्यापार के तहत दोनों ही अपनी अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात करते थे, जिसमें इस्लामिक जगत के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वो काफ़ी कुशल थे, और उन्हें किस प्रकार से
उनका उपयोग करना है, नई नई तकनीकें जानते थे और वो यूरोप वासियों की तुलना में ज़्यादा अक्लमंद थे, ज़्यादा होशियार थे। गैटिन में गेनिज़ा अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा गया है कि भूमध्य सागर का इतिहास यानी उसके पार का, उसके इस्लामी जगत की जो है उसके बारे में गैटिन जो है एक इतिहासकार या लेखक रहा होगा। उसने अपनी व्यापारिक जगत के बारे में भी उसने लिखा है या अन्य कई भूमध्य सागर के पार के इतिहास के बारे में कई संग्रह है उसने लिखा है। गेनिजा के एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष जो एक लेखक है, इतिहासकार, अपनी पुस्तक इन एन एंटिक लैंड यानी एंटिक यानी प्राचीन भूमि के अंदर एक भारतीय दास की कहानी उन्होंने अपने तरीके से लिखी है कि उन्होंने प्राचीन दस्तावेजों को देखकर उन्होंने एक अपनी पुस्तक जिसका नाम है इन एन एंटिक लैंड, पूछा भी जा सकता है प्रश्न आपका, तो उन्होंने एक दास की कहानी को उससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा है। तो ये था जो है गेनिज़ा अभिलेख और उसका इतिहास, कागज़ का इतिहास हमने जाना और किस प्रकार से कागज़ का महत्व बढ़ा और किस प्रकार से कागज़ चीन से इस्लामिक जगत में आया और संपूर्ण विश्व में वो फैल गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।